अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तैयब एर्दोगान 2003 से अब तक तुर्की के सदर हैं। दोस्तों, तैयब एर्दोगान ने कॉलर तुर्की को इस्लामी तुर्की बनाने की कोशिशें की हैं और इस्लामी कानून भी नाफिज करवाए हैं। तुर्कों की पुरानी तारीख अगर देखें तो 1299 से लेकर 1923 तक तुर्की इस्लाम का मरकज बना रहा, जिसको आज हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानते हैं, जो बहुत बड़ी और ताकतवर खिलाफत थी। खिलाफत उस्मानिया की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं, जब इसको तोड़ा गया तो इससे बहुत से कई और ज्यादा मुल्क निकले, मसलन इराक, शाम, फलस्तीन, बलारिया, यूनान, मक्का और मिस्र भी इसमें ही आता है। इसके बाद 40 मुल्क वजूद में आए। खिलाफत उस्मानिया, जिसको हम अंग्रेजी में द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, जब खिलाफत उस्मानिया टूटी तो तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बना दिया गया और इसको बनाने वाला था मुस्तफा कमाल। जी हाँ, तुर्की को मुस्तफा कमाल तुर्क ने एक सेकुलर मुल्क बनाया। हर तरफ बेहयाई और बुराई का आज हवा, जिसके असरात आज तक तुर्की में मौजूद हैं। इसने तुर्क ने वो वाला काम किया है जिसकी वजह से जिन कामों से इस्लाम रोकता है, इसने वो काम वहाँ पर करवाए हैं। 1923 में पहले जंग अजीम और खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ मगरबी ममालिक खड़े हुए, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड शामिल थे। इन्होंने तुर्की पर दबाव डालकर मुआहिदा किया, जो कि 100 साल का था, जिसको मुआहिदा लोजान कहते हैं। तुर्की उस वक्त अतातुर्क के कंट्रोल में था और हुकूमती डिक्टेटर होने के नाते इसने इस मुआहिदे पर दस्तखत भी किए थे। इसके बाद 3 बड़े आजमों पर फैली खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया। खिलाफत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान पूरे खानदान समेत मुल्क से दरबदर कर दिया गया और सारी जायदाद को जब्त कर लिया गया। इस्लाम और खिलाफत के नाम पर पाबंदियां लगाकर तुर्की को एक सेकुलर तुर्की बनाया। और आपको बताते चलें कि इस मुआहिदे में ये भी शामिल था कि तुर्की 100 साल तक अपनी जमीन या समुंदर से तेल नहीं निकाल सकता और तुर्की अपने समुंदर पर गुजरने वाले बहरी जहाजों से टैक्स नहीं लेगा। इससे समुद्री पोर्ट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इस पोर्ट, जो कि 2 बड़े आज़मों एशिया और यूरोप को जोड़ती है, तुर्की आज तक मौशी मसाइल से गुजर रहा है और तुर्की में कई सालों से मसाइल है और यही वजह है कि इन 2 चीजों ने तुर्की को कमजोर किया हुआ है। इस मुआहिदे की वजह से तुर्की 100 साल से तेल नहीं निकाल पा रहा और समुद्री जहाजों से टैक्स नहीं ले पा रहा। आज यूरोप की सारी ताकतों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि 2023 की शुरुआत होने वाली है। अब तुर्की खुद मुख्तार होगा और आजाद होगा। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि तुर्की के सदर इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और एर्दोगान पूरी जान लगा देंगे तुर्की पहले की तरह इस्लामी खिलाफत बन जाए। एर्दोगान इस्लाम से बेहद मुखलिस हैं और हर मुसलमान मुल्क के साथ मुश्किल में खड़े भी होते हैं। इससे तुर्की के बहुत से इलाकों में इसे सुल्तान भी कहा जाता है। इसी खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा हो जाती है। इससे दुनिया को खौफ है कि एर्दोगान तरक्की को फिर से खिलाफत वाले निजाम की तरफ न ले आए। यही वजह है कि आपको याद होगा 15 जुलाई 2016 को तुर्की में फौज ने बगावत की और मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की। तुर्की के लोग एर्दोगान से बेहद पनाह मोहब्बत रखते थे। जब एर्दोगान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं अपने घरों से, तुम सब अपने अपने घरों से निकल आओ, और सारी अवाम अपने घरों से निकल आई और फौज से लड़ना शुरू किया और यहाँ तक कि लोग टैंकों के सामने लेट गए, हमारे ऊपर से टैंकों को गिरा दो, लेकिन हम एर्दोगान को अरेस्ट नहीं होने देंगे। और इस तरह से अवाम ने एर्दोगान की हुकूमत को बचा लिया। लोगों की अपनी लीडर से इसी मोहब्बत की मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है और आज भी सब मुसलमानों की आंखें इस अजीम लीडर एर्दोगान पर ही हैं और बहुत से सवाल सबके जहनों में घूम रहे हैं कि एर्दोगान 2023 में क्या करेंगे। क्या एर्दोगान वो मुल्क वापस ले लेगा जो खिलाफत उस्मानिया के अंडर आए थे? क्या तुर्की पूरी तरह इस्लामी तुर्की बन जाएगा? क्या तुर्की खिलाफत उस्मानिया का निजाम फिर से नाफिज कर देगा? दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। बस हमें अच्छी उम्मीद है। अल्लाह ताला तुर्की और सब इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमाए और दुश्मन के शर से बचाए। आमीन।